नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली, सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956। आइए आज हम इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यह नियमावली सभी के लिए आवश्यक है, जो सरकारी सेवा में है उनके लिए भी, जो आगे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। क्योंकि उत्तर प्रदेश से यदि संबंधित किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस नियमावली से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं इस नियमावली के अध्ययन करने का। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि 1956 में इसका प्रकाशन हुआ था। नियम संक्षिप्त नाम, ये नियम उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 कहलाएंगे। नियम परिभाषाएं, जब तक प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अपेक्षित न हो, इन नियमों में सरकार से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। सरकारी सेवक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों के संबद्ध लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो। स्पष्टीकरण इस बात का होते हुए भी कि उस सरकारी कर्मचारी का वेतन उत्तर प्रदेश की संचित निधि के अतिरिक्त साधनों से लिया जाता है। ऐसे सरकारी कर्मचारी भी जिसकी सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी कंपनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार को अर्पित कर दी हो, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए सरकारी कर्मचारी समझा जाएगा। किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में परिवार का सदस्य के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे। अर्थात सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य कौन कौन से लोग होंगे, पहले इसके बारे में विवरण है। ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की, चाहे वह उसके साथ रहता या रहती हो अथवा नहीं, और किसी सरकारी महिला कर्मचारी के संबंध में उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति तथा। अगले बिंदु पर है, कोई भी अन्य व्यक्ति जो रक्त संबंध या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी का संबंधी हो, या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी या उसके पति का संबंधी हो जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो, किंतु इसके अंतर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नहीं होंगी जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक की गई हों। ऐसा लड़का सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नहीं होगा या होगी। मतलब जो भी पहले से यदि विधिवत उनका तलाक हो गया है तो वो शामिल नहीं होंगी, जो आगे के लिए किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या उससे अभिरक्षा से सरकारी कर्मचारी को विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो। अब नियम 3 पे आ जाते हैं। सामान्य, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी समयों में परम सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य परायणता से कार्य करता रहेगा। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी समयों पर व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले विशिष्ट या अंतर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा। नियम 3 का कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध। कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्यस्थल पर उसके यौन उत्पीड़न के कार्य में संलिप्त नहीं होगा। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्यस्थल का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। स्पष्टीकरण, इस नियम के लिए यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्षता या अन्यथा काम वासना से प्रेरित कोई ऐसा शोभनीय व्यवहार सम्मिलित है, जैसे कि शारीरिक स्पर्श या कामोद्दीप्ति संबंधी चेष्टाएं, यौन स्वीकृति, मांग या प्रार्थना, काम वासना प्रेरित फप्तियां, किसी कामोत्तेजक कार्य, व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या यौन संबंधी कोई अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण। नियम 4, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी लोगों के साथ, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, धर्म के क्यों ना हो, समान व्यवहार करेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा। नियम 4 का मादक, पान तथा औषधि का सेवन। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी क्षेत्र में जहां वह तत्समय विद्यमान हो, मादक, पान अथवा औषधि संबंधी प्रवृत्त किसी आदेश का दृढ़ता से पालन
करेगा। अपने कर्तव्य पालन के दौरान यदि मादक पान या औषधि के प्रभावाधीन नहीं होगा और इस बात का सम्यक ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी भी प्रकार से ऐसे पेय तथा औषधि से प्रभावित ना हो। सार्वजनिक स्थानों में किसी मादक पान अथवा औषधि के सेवन से अपने को विरत रखेगा। यहाँ औषधि से तात्पर्य ड्रग्स से है। मादक पान करके किसी सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित नहीं होगा। किसी भी मादक पान या औषधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करेगा। स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक स्थान का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या भूग्रहादि जिसके अंतर्गत कोई सवारी भी है से है, जहां भुगतान करके या अन्य प्रकार से जनता आ जा सकती हो या उसे जाने की अनुज्ञा हो। अगला नियम 5 है राजनीति तथा चुनाव में हिस्सा लेना। कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या किसी संस्था जो राजनीति में हिस्सा लेती है सदस्य ना होगा और ना अन्यथा उससे संबंध रखेगा और ना वह किसी ऐसे आंदोलन या संस्था में हिस्सा लेगा, उसकी सहायतार्थ चंदा देगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विद्रोही हो या उसके प्रति विद्रोही कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करती हो। उदाहरण: राज्य में का खा गा राजनीतिक दल है। का वह दल है जिसके हाथ में सत्ता है, जिसने उस समय सरकार बनाई है। आ एक सरकारी कर्मचारी है। इस उपनियम का प्रतिबंध आ पर सभी दलों के संबंध में लागू होगा जिसमें का दल भी है जिसके हाथ में सत्ता है सम्मिलित होगा, अर्थात सत्ता के पक्ष में भी आपको सम्मिलित नहीं होना है। जिसके प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आंदोलन या क्रिया में जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विद्रोही है या उसके प्रति विद्रोही कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, सहायतार्थ चंदा देने या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करे। और उस दशा में जबकि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे आंदोलन या क्रिया में हिस्सा लेने, सहायतार्थ चंदा देने या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे तो वह इस आशय की रिपोर्ट बनाकर सरकार के पास भेज देगा। इसको भी समझाया गया है। तो उदाहरण: का एक सरकारी कर्मचारी है। खा एक परिवार का सदस्य है, जैसे कि उसकी परिभाषा 2 गा में दी गई है। पहले ही उसकी परिभाषा दी जा चुकी है। 2 गा में पत्नी हो, रक्त संबंधी हो, उसके संबंध में। आ वह आंदोलन क्रिया है जो प्रत्यक्षतः अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विद्रोही है या उसके प्रति विद्रोही कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करती है। का को विदित हो जाता है कि इस उपनियम के उपबंधों के अंतर्गत आ के साथ खा का संपर्क आपत्तिजनक है। का को चाहिए कि वह खा के ऐसे आपत्तिजनक संपर्क को रोके। यदि का खा को ऐसे संपर्क को रोकने में असफल रहे तो उसे इस मामले की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देनी चाहिए। यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई आंदोलन या क्रिया इस नियम के क्षेत्र में आती है अथवा नहीं, तो इस प्रश्न पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव में ना तो पक्ष में प्रचार करेगा, ना अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा और ना उसके संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा, ना हिस्सा लेगा। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकारी के किसी भी चुनाव में किसी को प्रचार करने की अनुमति नहीं है। लेकिन कुछ अनुमतियां हैं, वो प्रतिबंध दिए गए हैं। किंतु प्रतिबंध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी जो ऐसे चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने के लिए अपने अधिकार को प्रयोग ला सकता है, किंतु उस दशा में जबकि वह वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है, वह इस बात का कोई संकेत न देगा कि उसने किस ढंग से अपना वोट डालने का विचार किया और किस ढंग से उसने अपना वोट डाला है। अर्थात वो इस बात को किसी को बता नहीं सकता है कि उसने किसको वोट दिया है और क्यों दिया है, केवल इस कारण से कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा
या उसके अंतर्गत उस पर आरोपित किसी कर्तव्य के यथोचित पालन में कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के संचालन में मदद करता है, उसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने इस नियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है। स्पष्टीकरण: किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने शरीर, अपनी सवारी गाड़ी या निवास स्थान पर किसी चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन किया जाए तो यह समझा जाएगा कि उसने इस उपनियम के अर्थ के अंतर्गत किसी चुनाव के संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग किया है। अर्थात किसी के भी चुनाव चिन्ह का अपने किसी भी वाहन पर या अपने आवास पर उसका प्रदर्शन नहीं करना है। उदाहरण: किसी चुनाव के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मतदान अधिकारी या मतदान लिपिक की हैसियत से कार्य करना उपनियम 4 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन जब आप चुनाव में जाते हैं तो ये कुछ नियम इसमें लागू नहीं होंगे, जो उपनियम 4 है वो। नियम 5 का प्रदर्शन एवं हड़तालें कोड सरकारी कर्मचारी कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा प्रदर्शन नहीं करेगा अथवा किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जो भारत की प्रभुता, अखंडता के हितों, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक सुव्यवस्था, भद्रता या नैतिकता के प्रतिकूल हो अथवा जिससे न्यायालय का अवमान या मानहानि होती हो या अपराध करने के लिए उत्तेजना मिलती हो अथवा अपनी सेवा या अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न तो कोई हड़ताल करेगा, न किसी प्रकार की हड़ताल करने के लिए अप्रेरित करेगा। नियम का 5 खा सरकारी कर्मचारियों का संघों का सदस्य बनना। कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे संघ का सदस्य ना तो सदस्य बनेगा, ना ही उसका सदस्य बना रहेगा जिसका उद्देश्य अथवा कार्यकलाप भारत की प्रभुता, अखंडता के हितों या सार्वजनिक सुव्यवस्था अथवा नैतिकता के प्रतिकूल हों। समाचार पत्रों अथवा रेडियो से संबंध रखना। कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी समाचार पत्र या अन्य नियत काल प्रकाशन का पूर्णतः या अंशतः स्वामी नहीं होगा, न संचालन करेगा, न उसके संपादन और प्रबंधन में भाग लेगा। अर्थात किसी न्यूज़पेपर में आप काम नहीं कर सकते हैं सरकारी कर्मचारी रहते हुए। कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की इस संबंध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो अथवा जब वह अपने कर्तव्यों का सद्भाव से निर्वहन कर रहा हो, किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार पत्र पत्रिका को लेख नहीं भेजेगा और गुमनाम से अपने नाम से या किसी अन्य नाम से किसी समाचार पत्र पत्रिका को कोई पत्र नहीं लिखेगा। अर्थात उसे मीडिया में आकर के कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। किंतु प्रतिबंध यह है उस दशा में जबकि ऐसे प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक हो, ऐसे स्वीकृति पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात यदि आप जो लेख भेज रहे हैं वो साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक है तो उसमें ऐसी आवश्यकता नहीं होगी। सरकार की आलोचना। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या गुमनाम से या स्वयं अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी लेख में या समाचार पत्रों में भेजे गए पत्र में या किसी सार्वजनिक कथन में कोई ऐसे तथ्यों की बात या मत व्यक्त नहीं करेगा। कौन कौन से इसमें बिंदु हैं? जिसका प्रभाव यह हो कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के किसी निर्णय की प्रतिकूल आलोचना हो या उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी चालू या हाल की नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो। अर्थात सरकारी आलोचना बिल्कुल अवैध है। किसी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के आपसी संबंधों में उलझन पैदा हो सकती हो। किसी केंद्रीय सरकार या किसी विदेशी राज्य की सरकार के आपसी संबंधों में उलझन पैदा हो सकती हो। किंतु प्रतिबंध यह है कि इस नियम में दी हुई कोई भी बात किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्त किए गए किसी ऐसे कथन या विचारों के संबंध में लागू न होगी
जिन्हें उसने अपने सरकारी पद की हैसियत से या उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों के यथोचित पालन में व्यक्त किया हो। अब इसमें भी इसको उदाहरण से समझाया गया है, का और खा के उदाहरण से इसको समझाया गया है। वैसे भी इसमें सीधे-सीधे यही चीज़ बताई गई है कि यदि आप सरकारी हैसियत से उस पद पर हैं, तो आप इसका पालन अवश्य करेंगे। अब अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से ऐसे मामलों में सरकार की नीति की आलोचना करे, जैसे किसी वर्ष के लिए निर्धारित गन्ने का भाव, परिवहन का राष्ट्रीयकरण आदि। अर्थात सरकार की नीतिगत कार्यों की आलोचना नहीं करनी है। कोई सरकारी कर्मचारी निर्दिष्ट आयात की गई वस्तुओं के केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए गए कर की दर के संबंध में मत व्यक्त नहीं करेगा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आप लोगों को अवश्य पता होने चाहिए। एक पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित किसी भूखंड के संबंध में दावा करता है कि वह भूखंड उसका है। कोई सरकारी कर्मचारी उक्त दावे के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता है। किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह किसी विदेशी राज्य के इस निश्चय पर कोई मत प्रदर्शित करे कि उसने रियायतों को समाप्त कर दिया है, जिन्हें वह दूसरे राज्य को राष्ट्र को दे देता है। नियम 8, किसी समिति या अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य। उपनियम 3 में उपबंधित स्थिति के अतिरिक्त कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस दशा में जबकि उपनियम 1 के अंतर्गत कोई स्वीकृति प्रदान की गई हो, कोई सरकारी कर्मचारी इस विषय में साक्ष्य देते समय उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की नीति की आलोचना नहीं करेगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस नियम में दी हुई कोई बात निम्नलिखित के संबंध में लागू न होगी। साक्ष्य जो उत्तर प्रदेश केंद्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल अथवा संसद द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के सामने दी गई हो, अथवा साक्ष्य जो किसी न्यायिक जांच में दी गई हो, अर्थात न्यायालय के मामले में ये लागू नहीं होगा। नियम 9, सूचना का अनाधिकृत संचार। कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार या उसको सौंपे गए कर्तव्यों का सद्भाव के साथ पालन करते हुए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई सरकारी लेख या सूचना किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे ऐसा लेख या सूचना देने या संचार करने से उसे अधिकार न हो, न देगा, न संचार करेगा। यह भी महत्वपूर्ण है। स्पष्टीकरण, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिए गए अभ्यावेदन में किसी पत्रावली की टिप्पणियों का या टिप्पणियों में उद्धरण देना इस नियम के अर्थ के अंतर्गत सूचना का अनाधिकृत संचार माना जाएगा। अगली बात है चंदे। नियम 10 में चंदों के विषय में बताया गया है। कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ऐसे धर्मार्थ प्रयोजन के लिए चंदा या अन्य वित्तीय सहायता मांग सकता है या स्वीकार कर सकता है या उसके इकट्ठा करने में भाग ले सकता है जिसका संबंध डॉक्टरी सहायता, शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगिता या अन्य उद्देश्यों से हो, किंतु उसे इस बात की अनुमति नहीं है कि वह इनके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए चंदा आदि मांगे। उदाहरण, कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके जनता के उपयोग के लिए नलकूप के बेधन या किसी सार्वजनिक घाट के निर्माण या मरम्मत के लिए चंदा जमा कर सकता है। अब अगली बात भेंट की, कौन कौन से गिफ्ट ले सकता है वो, इसके बारे में दिया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट संबंधी ना हो, प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता कोई भेंट, अनुग्रह, धन या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा। ना ही अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी भेंट, अनुग्रह, धन या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा। मतलब उसके परिवार के सदस्यों को भी ऐसी भेंट, ऐसे गिफ्ट्स नहीं लेने हैं। अपने परिवार के किसी व्यक्ति या ऐसे सदस्य को जो उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट संबंधी ना हो, कोई भेंट, अनुग्रह, धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। किंतु प्रतिबंध यह है कि
किसी जातीय मित्र से सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का दशांश या उसके कम मूल्य का एक विवाहोपहार या किसी रैतिक अवसर पर इतने मूल्य का एक उपहार स्वीकार कर सकता है। ये बिंदु से बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके मूल वेतन का दशांश, अर्थात जितने मूल वेतन है उसका मूल वेतन 20,000 रुपये है तो 2,000 रुपये तक का वो पुरस्कार अपने विवाह के अवसर पर या किसी ऐसी रीति के अवसर पर, जैसे सगाई है या और भी अन्य अवसर हैं, उन पर वो ले सकता है, वो पुरस्कार ले सकता है। इसके बारे में बताया गया है। किंतु सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस प्रकार के उपहारों को दिए जाने को भी रोकने का भरसक प्रयत्न करें। मतलब ये भी बहुत अच्छा नहीं। उदाहरण, एक कस्बे के नागरिक यह निश्चय करते हैं कि को जो एक सब डिविजनल अफसर हैं, बाढ़ के दौरान उनके द्वारा की गई सेवाओं के सराहना स्वरूप एक घड़ी भेंट में दी जाए जिसका मूल्य उनके मूल वेतन से दशांश से अधिक है। सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना का उक्त उपहार स्वीकार नहीं कर सकता है। अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु। अब दहेज की बात आती है। दहेज के लिए देखिए क्या क्या बताया गया इसमें। कोई भी सरकारी कर्मचारी ना तो दहेज लेगा, ना देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा और ना ही वर वधू के माता पिता या उसके संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि सरकारी नौकरी के बाद में लोग इसका पालन कम ही कर पाते हैं। नियम 12, चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा भेंट इत्यादि का लिया जाना इस संबंध से संबंधित विभागीय नियमों को बाधित न करते हुए किसी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के उपलक्ष्य में किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा सद्भाव से दी गई ऐसी भेंट, ऐसा अनुग्रह, धन या पुरस्कार स्वीकार करता है जिसका मूल्य 51 रुपये या उससे कम हो। ये देखिए 1956 में 51 रुपये की वैल्यू होती थी कुछ, लेकिन आज वो नहीं है। लेकिन नियम वही है। यदि भेंट का मूल्य 51 रुपये से अधिक हो तो उसकी रिपोर्ट सरकार के पास भेजनी होगी। उदाहरण, एक चिकित्सा पदाधिकारी एक कठिन ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन सफल होता है, कृतज्ञता स्वरूप रोगी उक्त पदाधिकारी को 300 रुपये के मूल्य की अंगूठी उपहार में देता है। उक्त चिकित्सा पदाधिकारी के लिए आवश्यक है वह सरकार के पास उक्त उपहार की एक रिपोर्ट भेजे। नियम 13, रैतिक समारोहों पर खुरपा आदि उपहार स्वरूप दिया जाना। रैतिक जो रीति, जिनकी ऐसे समारोह जिनकी रीति पड़ चुकी है। कोई सरकारी कर्मचारी सरकार के पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके किसी भवन के शिलान्यास या उद्घाटन जैसे किसी रैतिक समारोह के अवसर पर कोई खुरपा, चाबी अथवा इस प्रकार की अन्य वस्तु अपने लिए स्वीकार कर सकता है। और फिर नियम 14, सरकारी सेवक के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो या मान पत्र या विदाई पत्र नहीं लेगा, ना कोई प्रमाण पत्र स्वीकार करेगा, ना अपने सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सार्वजनिक आमोद में उपस्थित होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु प्रतिबंध यह है कि इस संबंध में दी हुई कोई बात ऐसे विदाई समारोह के संबंध में लागू न होगी जो सार्थक, निजी और अनैतिक स्वरूप का हो, जो किसी सरकारी कर्मचारी के सम्मान में उसके अवकाश प्राप्त करने या स्थानांतरण पर आयोजित हो या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में आयोजित हो जिसने हाल में ही सरकार की सेवा छोड़ी हो। अर्थात जैसे विदाई समारोह में या स्थानांतरण में यदि सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है तो ये लागू नहीं होगा, ऊपर का जो नियम है। उदाहरण का, जो एक डिप्टी कलेक्टर है रिटायर होने वाला है, जो जिले में एक दूसरा डिप्टी कलेक्टर है के सम्मान में एक भोज दे सकता है जिसमें चुने हुए व्यक्ति आमंत्रित किए गए हों। असरकारी व्यापार या नौकरी। सरकारी व्यापार या नौकरी। कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कारोबार में नहीं लगेगा, ना ही कोई नौकरी करेगा। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। किंतु प्रतिबंध यह है, कोई सरकारी कर्मचारी इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई सामाजिक या धर्मार्थ प्रकार का वैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का आकस्मिक कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य के
द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों में कोई अड़चन नहीं पड़ती है और ऐसा कार्य हाथ में लेने से 1 महीने के भीतर ही अपने विभागाध्यक्ष को, और यदि स्वयं विभागाध्यक्ष है तो सरकार को सूचना दे दे। किंतु यदि सरकार उसे इस प्रकार का कोई आदेश दे तो वह ऐसे कार्य हाथ में नहीं लेगा। यदि उसने हाथ में लिया है तो बंद कर देगा। किंतु अग्रेतर प्रतिबंध यह है, किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा असरकारी व्यापार या असरकारी नौकरी हाथ में लेने की दशा में व्यापार या नौकरी की सूचना सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार को दी जाएगी। अर्थात यदि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य के द्वारा भी कोई व्यापार किया जाता है तो ये भी सूचना सरकार को देनी चाहिए। नियम 15 का उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण संशोधित नियमावली 2002 में ये बिंदु देखिए जोड़ा गया है। कोई सरकारी सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे के किसी परिसंकटमय कार्य में ना तो नियोजित करेगा ना लगाएगा। ऐसे बच्चे को बेगार या इस प्रकार के अन्य बलात् श्रम नहीं लेगा। बलात् मीन्स जबरदस्ती श्रम नहीं लेगा। कंपनियों का निबंधन, उन्नयन और तथा प्रबंध। कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, ऐसे बैंक या अन्य निबंधन, उन्नयन या प्रबंध में भाग न लेगा जो इंडियन कंपनी एक्ट 1913 के अधीन तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध हुआ हो। किंतु प्रतिबंध यह है, कोई सरकारी कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध किसी सरकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निबद्ध किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के निबंधन, प्रवर्तन या प्रबंध में भाग ले सकता है। अर्थात यदि वो धन से संबंधित नहीं है, पैसे से संबंधित नहीं है, निःशुल्क है, तो उसमें वो भाग ले सकता है। बीमा कारोबार। कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी पत्नी को या किसी अन्य संबंधी को जो उस पर पूर्णतः आश्रित हो या उसके साथ निवास करता हो, उसी जिले में जिसमें वह तैनात है, बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 18 अवयस्कों का संरक्षकत्व। कोई सरकारी कर्मचारी समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना उस पर आश्रित किसी अवयस्क के अतिरिक्त किसी अन्य अवयस्क या उसकी संपत्ति के विधिक संरक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा। ये भी महत्वपूर्ण नियम है। स्पष्टीकरण। इस नियम के प्रयोजन के लिए आश्रित से तात्पर्य किसी गैर सरकारी कर्मचारी की पत्नी, बच्चों तथा सौतेले बच्चों और बच्चों के बच्चों से है। इसके अंतर्गत उसके माता पिता, बहन, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे सम्मिलित होंगे यदि वे उसके साथ निवास करते हों और उस पर पूर्णतया आश्रित हों। नियम 2। इस नियम के प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी वही होगा जैसा कि नीचे दिया गया है। विभागाध्यक्ष होंगे ये जो या डिवीजन के कमिश्नर या कलेक्ट्रेट के लिए राज्य सरकार, जिला जज के लिए उच्च न्यायालय। त्रुटि हो गई इसमें। किसी ऐसे संबंधी रिश्तेदार के विषय में कार्यवाही। किसी संबंधी रिश्तेदार के विषय में कार्यवाही। जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जो उसका संबंधी हो, चाहे वह संबंध दूर का हो या निकट का हो, किसी प्रस्ताव मत प्रस्तुत करता है या कोई अन्य कार्यवाही करता है, चाहे वह प्रस्ताव मत या कार्यवाही उक्त संबंधी के पक्ष में हो अथवा विरुद्ध होए, तो ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव मत या कार्यवाही के साथ वह यह बात भी स्पष्ट रूप से बता देगा कि व्यक्ति विशेष उसका संबंधी है अथवा नहीं। यदि उसका संबंधी तो इस संबंध का स्वरूप क्या है। जब किसी प्रवृत्त विधि के अधीन नियम या आज्ञा के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रस्ताव मत या किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में अंतिम निर्णय रूप से निर्णय करने की शक्ति रखता है और जब वह प्रस्ताव मत या कार्यवाही किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में है जो उसका संबंधी है, चाहे वह संबंध दूर का हो या निकट का हो, चाहे उस प्रस्ताव या मत का कार्यवाही का उस व्यक्ति विशेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ता हो, अन्यथा वह कोई निर्णय नहीं देगा बल्कि
वह उस मामले को अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रस्तुत कर देगा, साथ ही उसे प्रस्तुत करने का कारण तथा संबंध का स्वरूप भी स्पष्ट कर देगा। अर्थात यदि कोई उसमें संबंधी है तो उसके संबंध में कोई निर्णय करने का अधिकार व्यक्ति को नहीं होगा। आगे के जो बिंदु हैं हम अगले वीडियो में डालेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।